नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 23 सितंबर 2020। चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो एमएसपी से रिलेटेड होगा, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट सेलेक्ट कमिटीज। देन विल डिस्कस अबाउट एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल होगा कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आज का हमारा आर्टिकल है वो है एमएसपी रेज्ड फॉर रबी क्रॉप्स। कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है 6 रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जिन क्रॉप्स को विंटर में सोन किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग टाइम पे, यानी कि मार्च अप्रैल के पीरियड में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, उन क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? तो आपकी वीट, बार्ले, मस्टर्ड एसेट्रा, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। एक पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन अनाउंस करता है, किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है। देखिए, ये वो रेट होता है जिस रेट पर, जिस भाव पे सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, ठीक है। सरकार जो है वो सोन होने के पीरियड, यानी कि जब किसान जो है अपना बीज उगाता है उससे पहले ही इन प्राइसेस को अनाउंस कर देती है, ठीक है। मकसद ये होता है सरकार का कि आपको पता होगा जो रेट होते हैं गुड्स के वो डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर, ठीक है ना, कि मार्केट में उनकी उस प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह क्या है, सप्लाई कैसी है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर रेट डिपेंड करते हैं। अब इससे कई बार क्या होता है कि प्राइजेस जो हैं वो क्रॉप्स की काफ़ी नीचे चली जाती हैं, जिससे किसानों को बहुत लॉस होता है। तो सरकार क्या करती है, वो मिनिमम गारंटी देती है सरकार को, हम इससे कम भाव में तो आपकी जो क्रॉप्स हैं उन्हें हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। ऑलराइट, ठीक है। फिर इसका और क्या, किन फैक्टर्स को ध्यान रखा दिया जाता है, ठीक है। देखिए, तो वेरिएशन इन द सप्लाई, अगर कभी सप्लाई में वेरिएशन आ जाए तब रेट वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो उनसे बचा लिया जाता है। लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, मार्केट इंटीग्रेटेड ना होता है, डिमांड सप्लाई का जो पूरा प्रिंसिपल है वो ठीक से फॉलो नहीं हो पाता है, तब भी प्राइस जो है वो काफ़ी वेरी करती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ों से किसानों को हेल्प की जाती है, ठीक है। देखिए, एमएसपी जो होता है वो 23 क्रॉप्स के लिए निकाला जाता है, ठीक है ना। अब एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? तो एमएसपी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, रिकमेंडेशन अलग बॉडी देती है और एमएसपी को अनाउंस अलग बॉडी करती है। रिकमेंडेशन देने वाली बॉडी है आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है ना, यानी कि CACP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। कितनी क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेशन देती है ये? तो 23 क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अनाउंस कौन करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ऑलराइट, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग ऑफ एमएसपीज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जोर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है एमएसपी डिसाइड करने से पहले। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन की कॉस्ट देखी जाती है। फिर डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है, प्राइस ट्रेंड इन मार्केट, ये सब भी देखा जाता है। फिर इंटर क्रॉस प्राइस पैरिटी, ठीक है ना, टर्म्स फॉर ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। लाइकली इंप्लीकेशंस ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ऑलराइट, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है रूल्स एंड लिमिटेशन ऑफ सेलेक्ट कमेटी से रिलेटेड। देखिए, कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली 2 एग्रीकल्चरल बिल जो हैं उन्हें राज्यसभा से पास कर दिया गया है, ठीक है, और तीसरा बिल जो है वो भी पास कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। इसमें हुआ यह कि अपोजिशन ने, जो अपोजिशन पार्टीज उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया इन बिल्स का, ठीक है। अपोजिशन पार्शलिटी की एक डिमांड थी कि इन बिल्स को पास होने से पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, ताकि सेलेक्ट कमेटी जो है वो रिव्यू कर सके इन बिल्स को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बिना सेलेक्ट कमेटी के, बिना वोटिंग के बिल को पास कर दिया गया, ठीक है ना, वॉइस वोट के थ्रू बिल को पास कर दिया गया। कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से बिल्स को पास किया गया है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं सेलेक्ट कमेटी के बारे में कि सेलेक्ट कमेटीज होती क्या हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बिल पार्लियामेंट में पास कैसे होते हैं।
देखिए सबसे पहले दो तरीके होते हैं बिल को। पहले बिल को पार्लियामेंट यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है, या तो लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है जब बिल पेश किया जाता है तो पहला तरीका तो ये होता है उसको पास कराने का कि उसके ऊपर डिस्कशन होता है और डिबेट होता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ठीक है ना। एक तरीका तो ये होता है। फिर अगला तरीका क्या होता है कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं वो साल में 70 to 80 डेज के लिए ही होती हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है सरकार के पास, ठीक है ना, और उन्हें काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे डिसीजन जो है सारे टॉपिक्स पे ऊपर डिबेट नहीं करते हैं पार्लियामेंट में। उन टॉपिक्स को जो भी बिल हैं उन्हें भेज दिया जाता है एक सेलेक्ट कमेटी के पास, या कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का क्या काम होता है, इनका काम होता है ये पूरा डिस्कस करते हैं उस बिल के बारे में कि बिल सही है या गलत है, ठीक है ना, इस बिल की खामियां क्या हैं ये भी बताते हैं, ठीक है ना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी बताते हैं। उसके बाद इस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में रखा जाता है मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है ना। जो भी कमियां होती हैं उस बिल कमियों को पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है, जो बिल होता है ना वो और स्ट्रांग बनकर सामने आता है, ठीक है। ये जो कमिटीज़ होती हैं ये मेंबर ऑफ वन हाउस, यानी कि अगर लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा के मेंबर्स की कमेटी बनती है, और राज्यसभा में अगर रखा जाता है बिल को तो राज्यसभा की मेंबर्स की कमेटी बनती है, ठीक है ना, जिन्हें हम सेलेक्ट कमिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जो इन कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वो होता है एमपी फ्रॉम अ रूलिंग पार्टी। जिस भी पार्टी की सरकार है उसका एमपी होता है उसका चेयरमैन, ठीक है। और ये जो सेलेक्ट कमेटी होती है ना इनका बहुत ही फिक्स्ड काम होता है। जैसे ही इनका काम, इस बिल की स्क्रूटिनी का काम पूरा होता है, ये जो कमेटी बनती है वो अपने आप ही डिसबैंड हो जाती है, ठीक है ना, अपने आप ही खत्म हो जाती है। ऑलराइट, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कमिटीज से रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है कि बिल को कमिटीज के पास रिफर करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं होता है। इस चीज़ का डिसीजन कौन लेता है कि बिल को कमिटी के पास रिफर किया जाए या नहीं? आपके लिए ऑप्शन है स्पीकर यानी कि लीडर ऑफ द हाउस, चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, ठीक है ना, इसको स्पीकर और चेयरमैन दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपके लिए लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। और ऑप्शन डी आपके पास कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है ना। जो भी बिल है, जैसे कि एग्रीकल्चर बिल था तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर ने रखा होगा इनको, तो वो कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि अफ्रीकन एलिफेंट डाइंग ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए कंटेस्ट ये है कि नियरली 300 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। कहाँ पर डेथ हुई है? तो बोट्सवाना कंट्री में, ठीक है ना। ये सदर्न अफ्रीका की एक कंट्री है, इसके बाद में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आखिरी में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 300 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, अफ्रीकन एलिफेंट्स की डेथ हुई है। रीज़न ये बताया गया है कि न्यूरोटॉक्सिन वाटर ड्रिंकिंग के कारण, ठीक है, जिसमें साइनोबैक्टीरियाज प्रेजेंट थे, ठीक है ना। अब न्यूरोटॉक्सिन क्या होते हैं? तो न्यूरोटॉक्सिन ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना, उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। हम डिस्कस करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि ये साइनोबैक्टीरिया होता क्या है। देखिए इनका जनरल कॉमन नेम जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। आप इस नाम से इसको जानते होंगे, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सॉइल में या फिर वाटर में और हर टाइप के वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे ना, ब्रैकिश वाटर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रैकिश वो वाटर होता है जहाँ पे सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों का कंबाइंड फॉर्म पाया जाता है, ठीक है ना। हल्का सा खारा मीठा पानी होता है। और फिर मैराइन वाटर में भी आपको देखने को मिल जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। और अगर इन्हें वार्म वाटर मिल जाता है और वाटर में इनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाते हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो ये अपने आप को क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। अब सारे के सारे साइनोबैक्टीरियाज जो है ना वो टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरियाज क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, अब एक कॉन्सेप्ट इससे निकल के आता है वो होता है एल्गी ब्लूम का। मतलब एल्गी ब्लूम क्या होता है? एल्गी ब्लूम होता है जब साइनोबैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साइनोबैक्टीरियाज क्या करते हैं, अगर ये किसी लेक में पाए जा रहे हैं तो ये पूरी लेक के जो अपर सरफेस है वाटर की उसके ऊपर ये पूरे ऐसा फैल जाएगा। इससे क्या होगा, ये सनलाइट को नीचे नहीं जाने देंगे। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है लेक में, जिसकी मदद से ऑक्सीजन लिया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या क्यों होते हैं? एल्गी ब्लूम्स का क्या कॉजेज होते हैं?
तो इसके कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। देखिए अबेंडेंट लाइट, अगर इनको लाइट अच्छी मात्रा में मिलती है तो इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। टेम्परेचर इनको अच्छा मिल जाए, वार्म वाटर में ये अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है ना। पीएच लेवल इनको हाई हो जाए, स्टैग्नेंट वाटर हो, बहता हुआ पानी ना हो, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगर है पानी में तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है ना। अब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे मिलते हैं इनको, तो देखिए एग्रीकल्चर की मदद से। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनका यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स में। फिर क्या होता है, बारिश के साथ वो पानी जो है फर्टिलाइजर्स खेतों से होते हुए वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है, जिसकी मदद से जो न्यूट्रिएंट है उनकी संख्या बढ़ जाती है पानी में, ठीक है। इंडस्ट्री की थोड़ा जो वेस्ट होता है डिस्चार्ज होता है, और अर्बन जो सीवेज होता है वो भी जाके वाटर बॉडीज़ में मिलता है, जिसमें भी रिच न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या रीजंस हैं, तो देखा जाए तो इंक्रीज इन वाटर एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये तो बढ़ ही रहा है, आपको पता है रिसेंट जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज, उनके कारण भी इनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। इंक्रीज इन ड्रॉट एंड फ्लडिंग, ठीक है। फिर सैलिनिटी, सैलिनिटी ये कैसे इफेक्ट डालती है, देखिए अगर सॉल्ट अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है वाटर में तो मतलब उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है ना। सी लेवल राइज एंड कोस्टल अपसॉइलिंग्स, ये सभी मदद करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे ऑप्शन आप में को मिलेंगे, ठीक है ना, कि बताइए इनमें से कौन सा जो है अलगाई ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सी लेवल राइज हो रहा है, और कोस्टल अपवेलिंग, कोस्टल अपवेलिंग से क्या होता है, फ्रेश वाटर भी आके मिलता है, ठीक है ना। नीचे का जो पानी है वो आके मिलता है, अपवेलिंग होती है, जिससे भी इनकी ग्रोथ होती है। नीचे जो रिच न्यूट्रिएंट वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है, जिस सरफेस पर होते हैं, ये पता ही होगा आपको, ब्लूम एल्गी ब्लूम्स, ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। देखिए अफ्रीकन एलिफेंट्स बहुत बेसिक सी चीज़ है कि लार्जेस्ट एनिमल वॉकिंग ऑन अर्थ है, ठीक है ना। ये अराउंड 37 कंट्रीज, अफ्रीका की जो 37 कंट्रीज है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम इनका स्टेटस देखें तो ये वनरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है ना, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, ठीक है। इन्हें साइट्स की अपेंडिक्स सेकेंड की लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। ये पॉइंट्स बेसिक से हैं, इनको याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बोत्सवाना के बारे में। देखिए बोत्सवाना जो है ना अफ्रीकन कंट्री है, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अफ्रीका का मैप, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रेजेंट है, सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ठीक है ना। ये अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, कहीं पे भी कोई भी ओशियन कोस्टल इसकी बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे इसके साइड में जिम्बाब्वे कंट्री है, नीचे इसके साउथ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे इसका नामीबिया है, ऊपर अंगोला है, ठीक है ना, और ऊपर जाम्बिया है, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ इसके बारे में, बोत्सवाना के बारे में याद रखिएगा। कालाहारी डेजर्ट जो है वो इसके वेस्टर्न साइड्स पर है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है कोमोडो ड्रैगन से रिलेटेड। देखिए कितना क्यूट सा जानवर है ये, इस प्रकार का कुछ दिखता है, ठीक है। अब कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया है कि रिसेंटली ये जो एनिमल है ये कुछ ही सालों में, कुछ ही डिकेड्स में एक्सटेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। अगर हम कोमोडो ड्रैगन के बारे में डिस्कस करें तो ये अर्थ पर पाई जाने वाली लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिजार्ड है, ठीक है ना। दे हैव लॉन्ग फ्लैट हेड्स, राउंडेड स्नोट्स, स्कारली स्किन, बाउड लेग्स, ह्यूज एंड मस्कुलर टेल्स। काफ़ी देखिए आप कितना भयानक सा जानवर है, ठीक है। और ये जो है ये सब कुछ खा लेता है, ठीक है ना, जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं ये सब कुछ खा लेता है, बर्ड्स वगैरह, इंटीब्रेट्स, मैमल्स, डियर, पिग, इवन लार्ज वाटर बफेलो, उनको भी ये खा लेता है, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट इनके बारे में कि इनके अंदर एक वेनम पाया जाता है, एक प्रकार का जहर, ये टॉक्सिन अपने रिलीज़ करते हैं वेनम ग्लैंड से। ये क्या होता है, जो वेनम ये रिलीज़ करते हैं ये एंटी कोगुलेंट्स होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको इसने काट लिया और अपने अंदर इसका वेनम छोड़ दिया, आपके अंदर इसने अपना वेनम छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, जो विक्टिम है इसका, उसके ब्लड को क्लॉट होने से ये रोकेगा। यानी कि आपको पता हो, आपकी जब भी कोई चोट लगती है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पर, ठीक है ना, खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, लेकिन ये जो वेनम होता है इसका, ये क्लॉटिंग को रोक देता है ब्लड की, ठीक है ना। इसके अगर हम कंजर्वेशन के बारे में जाने तो IUCN की वनरेबल लिस्ट में डाला गया है इसे, ठीक है ना, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो ये इंडोनेशिया की आइलैंड्स पर पाया जाता है, देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और लोकेटेड इन द रिजाइड्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ कोमोडो, एक कोमोडो आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। और वहाँ पर कोमोडो नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है, ऑलराइट, ठीक है। कोमोडो नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सिचुएटेड है,
उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। इट इज़ ओनली हैबिटेट फॉर लिजार्ड स्पीशीज़, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कोमोडो नेशनल पार्क जो है वो इंडोनेशिया में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है मेडिकेन्स से रिलेटेड। देखिए मेडिकेन्स जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम साइक्लोन्स कहते हैं, स्टॉर्म्स कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आता है, उसी प्रकार के ये स्टॉर्म्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं। इन्हें मेडिकेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी मेडिटेरियन सी है ना, ये उसके आसपास आते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी देखिए यहाँ पर मैप देखिए उसका, यहाँ पे नीचे अफ्रीकन आइलैंड है, पूरा अफ्रीका नीचे है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर साइड यूरोप वगैरह, और यहाँ पे है अपना वेस्टर्न एशिया, ठीक है ना, सीरिया वगैरह कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर है ये मेडिटेरियन सी आपकी पूरी, ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली बहुत सारे जो मेडिकेन्स हैं वो मेडिटेरियन सी में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अब मेडिकेन्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिक साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो मेडिटेरियन सी में फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसके बारे में जो मेन टॉपिक आपको पता होना चाहिए वो है कि कंपैरिजन इनको करके देखिए आप कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और मेडिकेन्स में क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पता होगा, ये वार्म वाटर में क्रिएट होता है ना, जब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है पानी, एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, और फिर ये पूरा मूव करता है, साइक्लोन आगे बनाता है, पता होगा आपको साइक्लोन के बारे में इतना बेसिक, ठीक है ना। लेकिन जो आपके मेडिकेन्स होते हैं इनका टेम्परेचर जो होता है वो उतना ज़्यादा हॉट नहीं होता है, ये कोल्डर वाटर में डेवलप होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता है, ठीक है। फिर इनका जो डायमीटर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का होता है, स्मॉलर डायमीटर के होते हैं, और इनकी स्पीड भी जो है वो काफ़ी कम रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन और मेडिकेन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।